मैं कह रहा हूँ हम लोग छुड़ाएंगे ना उन्हें, अगर हम लोग जिंदा हैं। कब छुड़ाओगे सर? 5 साल तो हो गए। देखिए अभी उसमें एक लंबा विषय में जाना नहीं चाहता, कब छुड़ाने की बात नहीं है। अगर ठीक से मैं, देखिए मेरे पास एक उसमें क्लाइंट है तस्लीम, जो आर्ग्यूमेंट इनके लिए ली गई है ना, जो रिजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट यही है कि आपने खुद ही देर कराई बेल में बहस करने में और ट्रायल करने में, खुद ही देर कराई और खुद ही ये कह रहा हो कि देर की वजह से हमें बेल दे दो। तस्लीम की केस जो अलग से जजमेंट आई है, जिसकी दूसरी बेंच ने की है, उसमें क्या कहा गया है कि मैंने उसमें एक एक डेट में हम पेश हुए, एक भी तारीख हमने नहीं ली और एक भी लंबी बहस भी नहीं की, तब भी हमारा ये केस कह के रिजेक्ट हुआ है कि दूसरे लोगों ने, ये शर्जील इमाम और दूसरे जितने भी ये दूसरे लोग हैं, इन लोगों के वकीलों ने डेट ली, उन्होंने देर की, इसलिए तुम्हें भी उनकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अगर ये सारे वकील हमारी तरह डेट नहीं लेते एक बार भी, तब जमानत होती। बड़ी मुश्किल का काम होता है जब संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो या ऐसा लगता हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। जब ऐसा माहौल हो तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। कपिल सिब्बल ठीक काम नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने डेट्स ली हैं। वो अपनी, आप ऑर्डर शीट देख लो ना, मेरी बात मेरे मुंह से क्यों कड़वी बातें कहलवाते हो आप ऑर्डर शीट जाके देख लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, मेरे वाला भी ऑर्डर पढ़ लो, तस्लीम वाला भी और उनका भी पढ़ लो। उमर खालिद वाले केस में ट्रायल शुरू नहीं कर रहा कोर्ट, वकीलों की कोई गलती नहीं, ये गलत बात है। वकीलों की गलती है, हालांकि पूरी गलती नहीं है लेकिन गलती है, क्योंकि बहस तो पूरी की जाएगी ना, अपना केस तो पूरा रखा जाए। तो कोर्ट ही शुरू करेगा ना, कहाँ ट्रायल कहाँ बहस, तो ट्रायल शुरू होगा। अभी उसमें देखिए ये विषय ऐसा है कि लंबी बहस कर रहे हैं लोग, और उसके बाद फिर बहुत सारे वकीलों ने ये कह भी डेट ली है कि आज हमारा सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है, आज हमारा ये सीनियर एडवोकेट मौजूद नहीं है। वो बहानेबाजी है। मतलब आप फिर वही बात कर रहे हैं, अगर नॉर्मल हालात होते, अगर बिल्कुल संविधान से अदालतें चल रही होती, तब बिल्कुल ये बात नहीं चलती। लेकिन अभी आप माहौल ये है और आप ये बहाना बना के निकलना चाह रहे हो कि भाई नॉर्मल हालात में तो वकील लंबी बहस करेगा ही, डेट लेगा ही। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आप जजमेंट पढ़ो, उसमें लंबी सीरीज़ लिखा रखी है कि इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने, इतनी बार डेट ली इस वकील ने। ये उस ऑर्डर में बाकायदा लिखा हुआ है। और ऑर्डर शीट जाके आप अगर ट्रायल कोर्ट की देखोगे तो उसमें नज़र आएंगे कि आज ये वकील उपलब्ध नहीं है, आज ये नहीं है। तो इसकी अब उन्हें तो बहाना ही चाहिए ना, सिर्फ जो लोग ईमानदारी से अपना नहीं काम कर रहे हैं उन्हें तो इतना सा बहाना चाहिए। ऐसे वकील चाहिए इसमें, और अच्छे वकील ऐसे चाहिए जो बहाना न दें। इसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, बहुत काम छोड़ के मुझे भी जाना पड़ता है। क्यों डेट दे रहा है? वो तो हफ्ते की डेट दी है ना, हफ्ते की डेट दी है ना, वो माइनस करा लो आप। ये भी इनको बहस करनी चाहिए थी जो नहीं की, कि प्रोसिक्यूशन ने कितनी गलती की है और हमने कितनी गलती की है। जैसे हमने कहा था अपनी बेल एप्लीकेशन में, अगर हमने कोई गलती की है तो उसको माइनस कर लो, तो हमारी तो कुछ माइनस करने के लिए था ही नहीं ना। तो इसलिए हमारे पूरे 5 साल गिने गए। लेकिन तब भी ये कहा गया कि आपके दूसरे जो मुलजिम हैं उन्होंने तो डेट ली है, तो इसलिए आपको भी सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर सारे वकील ऐसे होते तब ये बहाना नहीं मिलता और तब बेल होती, वरना बेल नहीं होती। राजा साहब, अभी आपने आरोप लगाए थे मुस्लिम तंजीमों पर। नहीं, वो तो ठीक बात है, अगर उन्होंने कहा है तो वो मुस्लिम के बारे में जिक्र किया गया उनसे, तो ये वो बात मेरे सामने बैठ के कहे ना। मैं तो आज भी, मैं अभी किस केस से आ रहा हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा वकील हूँ, शायद उनको पता है, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। वो भी मेरे ऑफिस आया करते थे जब शुरू में इन तंजीमों ने आरएसएस और बीजेपी के कहने पे मेरे ऊपर डोरे डाले थे और मुझे बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ किया था, तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं ना। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझसे लीगल ओपिनियन ली थी और मैंने पैसे नहीं लिए थे उसके कोई भी, कि ये अपना संविधान बदलना चाहते थे जमात इस्लामी, कि हमें सरकार ने बोला है अब अपना संविधान बदलो। मैंने इनको लीगल ओपिनियन दी थी कि कोई संविधान नहीं बदलना है। अब इनकी मैं कैरेक्टर पे क्या टिप्पणियाँ करूँ। सबसे ज़्यादा मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे बोलनी नहीं चाहिए बात, सबसे ज़्यादा एक्यूज़ जो हैं मेरी वजह से बरी हुए दिल्ली दंगों के केसेस में, सबसे ज़्यादा एफआईआर आरएसएस और बीजेपी के लोगों पे अपने ऊपर पर्सनल रिस्क लेके मैंने एफआईआर दर्ज कराई हैं। अब ये बात, तस्लीम की बेल एप्लीकेशन पढ़ लें, इंग्लिश आती है इन्हें, अपने वकीलों से भी पढ़ा लें और अपनी बेल एप्लीकेशन जो ऑर्डर्स हैं ना वो पढ़ लें। उसके बाद, और जिस दिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी आ जाएगी उस दिन ये मेरे से आमने सामने बैठ के आप लोगों के सामने बात कर लें। उस दिन मैं दिखाऊंगा ये कौन है और मैं कौन हूँ। एक बात। दूसरी बात, पर्सनल लॉ बोर्ड का बेड़ा गर्क करने के लिए, अब इसके आगे मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जिस दिन इनके अंदर इतना गट्स आ जाएंगे कि बैठ के मेरे सामने, और मेरी इनसे कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, खूब पैसे कमाएं, खूब बेईमानी करें, लेकिन आपकी आदत होगी अगर मिली तंजीमें कुछ अच्छा काम करेंगे तो आप उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ आरोप जरूर लगाएंगे। कौन सा अच्छा काम किया है?
वक्फ बोर्ड के केसेस को ये बताने का काम अच्छा किया कि जीत गए हम। ये तो मैं नहीं बताता लोगों को, तो ये तो जीता ही होता है। बाबरी मस्जिद का केस हार के ये बताने का काम किया है कि हम केस जीत गए। इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, अरशद मदनी साहब ने। शर्म आती है? मनु महाराज के सामने सर झुकाते हैं हम, ये इनके वाइस प्रेसिडेंट साहब हज़ारों की गैदरिंग मुसलमानों की करके बोलते हैं। शर्म आती है? की मजम्मत उसकी आज तक। अब 6 तारीख तक जब अप्लाई करने का टाइम है, जो अब केस तो हार गए ना, अब ये जानबूझ के हारे हैं केस। ये वक्फ बोर्ड का भी केस है, जानबूझ के हारने के लिए ही लड़ रहे थे, तो अब हार गए। तो 6 तारीख तक इन्हें क्या काम करना है? जो रजिस्ट्रेशन करानी है वेबसाइट पे, उस पर पूरी ताकत लगानी है। जब आप कह रहे हैं कि हम एक आंदोलन करेंगे ताकि 6 तारीख तक लोगों का ध्यान उधर भटक जाए और कोई अपनी रजिस्ट्रेशन ना कराए उसमें, जो वेबसाइट है, सारे वक्फ का नुकसान करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने मेंबर्स कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करके बैठे हैं, उसकी लिस्ट शाया करें ना पहले। अब ये सब तो जो कब्जे किए बैठे हैं 12-12 साल से, ये सब तो बेनिफिशरी नहीं हो जाएंगे, इन सब की तो मालिकाना हक हो जाएंगे, क्योंकि नए कानून में ऐसा है। लिमिटेशन एक्ट तो ख़त्म हो गया ना। ये लोग सबके सब वक्फ के चोर हैं। वरना बताएं कितने लोग कितनी वक्फ, ये अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब यहाँ हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी में नहीं बैठे ITO की, वक्फ बोर्ड की, क्या देते हैं किराया? इस वक्त पे ये इल्जाम लगाने आपके, क्या ये फायदे की बात है या नुकसान की बात है? वोट डालने मेरी इनसे कौन सी दुश्मनी है? ये आज राय रास्त पे आ जाए, मैं कल से इनकी तारीफ करूंगा, लेकिन ये RSS के साथ मिले रहेंगे। साफ मना कर दिया उन्होंने कि अगर हम कभी कोई उनके नक्शे कदम पे चलते तो हम कोई विरोध थोड़ा ही करते, हम तो लगातार प्रोटेस्ट। किसके नक्शे? उनके साथ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, ये नाटक कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का। लोग, मैं बहुत सारी बातें अभी कहना नहीं चाहता। इनका बेटा जेल में है, जिस दिन वो आ जाएंगे मेरे पास और मेरी स्ट्रैटेजी से चलेंगे, इनका बेटा भी बाहर आ जाएगा। पूरा आंदोलन हो रहा है, सारे एक्यूज के नाम लिए जा रहे हैं। कुछ ही लोगों को, बड़े बड़े नाम निहाद लॉयर्स, जो कि जिनके लिए इल्ज़ाम लगते हैं कि जॉर्ज सोरोस और पता नहीं कहाँ से रिश्ते हैं उनके, एक नैरेटिव बना के कुछ लोगों को बता रहे हैं। बाकी सब लोगों ने जो जाने दिए हैं, इतने लोगों ने, वो कोई हीरो नहीं थे। जितने लोग शहीद हुए हैं दिल्ली दंगों में, वो कोई हीरो नहीं था। किसी की फैमिली को पूछ रहे हैं जाके। ये फ्रॉडगिरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और यासीन मलिक का एग्जाम्पल मैं इन सबको बार बार दे रहा हूँ। हम लोग फिर भी बचेंगे, क्योंकि हम लड़ रहे हैं, हम मिली भगत नहीं कर रहे। यासीन मलिक की तरह एक दिन ये भी पछताएंगे, तब कहेंगे कि हम लोग तो RSS के कहने से ही सारे काम कर रहे थे, आज हमारे लिए फांसी क्यों मांग ली। ये यासीन मलिक साहब का एग्जाम्पल इनके ऊपर, हर एक के ऊपर डायरेक्टली फिट होता है। आज जाग जाएं। जो RSS और BJP से बात करने की बात करता है, वो RSS का मेंबर है, मेरा ऐसा कहना है। क्या ज़रूरत है इनको बात करने की? क्या लेके आए हैं आज तक यहाँ से? अभी कतर का एग्जाम्पल देखा है आपने? उनसे ज़्यादा समझदार तो नहीं है ना हमास के लोगों से, बिल्कुल नहीं है ना। उनकी तो ये मतलब 1% भी समझदार नहीं है उनके बराबर। तो उनके साथ कतर में क्या हुआ? बात करेंगे ये RSS से? ज़ायनिस्ट फोर्सेस और RSS की फोर्सेस बराबर ही हैं, ये बात करेंगे। बात नहीं करेंगे, ये उनके मेंबर्स हैं सारे। तो ये 3 अक्टूबर को भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, 6 अक्टूबर को आखिरी दिन है। मैं तो बता रहा हूँ आपको। सात को जंतर मंतर पे फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम इस समय 11 अक्टूबर तक या 6 अक्टूबर तक, पहला काम ये नहीं था कि सब लोगों को, इनके पास तो संगठन है ना इतने बड़े बड़े, सब लोग पूरी ताकत लगा के वेबसाइट्स पे अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराएं। अब तो हार चुके ना, अब तो कोई और रास्ता नहीं है ना। मैं तो आवाम से यही कह रहा हूँ, जब तक आप इन लोगों की बात, खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो चल रहा है। अब जब सारी प्रॉपर्टीज़ कब्जा ही हो जाएंगी, वक्फ के रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी, तब केस फैसला करा के 5 साल बाद क्या बचेगा? बाबरी मस्जिद का केस भी तो बाद में बताएंगे, हम तो जीत गए। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टीज़ सारी कब्जा हो गई। RSS और BJP के लोगों ने सब प्रॉपर्टीज़ कब्जा कर ली, लेकिन केस हम जीत गए। बाबरी मस्जिद भी तो जीते हैं ना। ये इनकी साजिश में, मेरा तो ये कहना है, मैं देखिए, मैं तो कड़वी बात समझ लो इसे, सच्ची बात समझ लो, मैं अपनी बात कहता रहूँगा। जब तक हमारी क़यादत ये लोग करेंगे तो RSS के हाथ में ही है हमारी क़यादत। आप आज मेरी बात मान लो, आज माहौल में सुधार शुरू हो जाएगा, कल मान लो कल हो जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद इन टॉप लीडरशिप को हटाना पड़ेगा। इनकी सबकी तंजीमों में ग्राउंड लेवल पे, मिडिल लेवल पे एक से बढ़कर एक ईमानदार और शरीफ आदमी पड़ा है, लेकिन उनकी आवाज़ें इन्होंने दबा रखी हैं। ये टॉप लीडरशिप, हर एक टॉप लीडरशिप, जितने भी हमारी तंजीमें हैं, सब की सब विदाउट फेल, मिडिल लीडरशिप को और मैं ग्रास रूट वर्कर्स को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब के सब RSS के मेंबर्स हैं। मैं आज बता रहा हूँ, ये मेरी वसीयत भी है, ये मेरा कॉल भी है। जो लोग मेरे पर यकीन करते हैं वो आजमा के देख लें, हर बार मेरी बात सही निकलेगी। उनका कहना ये भी है कि आप बताएं आप किसके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, जिसे आप उन पर इल्जाम लगाते हैं कि BJP RSS, आप किसके एजेंडे पे? मेरा एजेंडा एक है, वो है संविधान बचाना दिल से।
ईमान वाला अम्बेडकरवादी हूँ। मेरा मानना ये है, आरएसएस और बीजेपी से बात ही नहीं करनी कोई भी। आरएसएस और बीजेपी से जो बात करने की बात भी करेगा वो उनका मेंबर है। मेरा एजेंडा ये है कि जेल जाना और गोली लगना और लाठी खाने से लीडर्स को, ये टॉप लीडर्स जो बड़े बड़े महलों में बैठे हुए ना, इनकी शक्लें देखो और कलफ के कुर्ते देखो इनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। ये सबसे आगे रहें। ये आवाम को आंदोलन में उतार के उनको मरवाते हैं ना। हम लोग जो आंदोलन करते हैं सबसे आगे रहते हैं कि नहीं रहते हैं? बताएं। अब वक्त के लिए आप क्या करने वाले हैं? मेरी जितनी ताकत है मैं कर रहा हूँ। मैंने अपने सब जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं तो उनको कब से महीनों से बता रहा हूँ। 4 चीज़ें बता रहा हूँ ना, इकट्ठी करके रखो। 1920 से लेके 1954 तक जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के डॉक्यूमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, मैं आज बता रहा हूँ, मैं तो शुरू दिन से बता रहा हूँ ना, इकट्ठे करके रखो। आज अगर लोगों ने मेरी बात सुनी है तो जिन लोगों ने बात सुनी है वो अप्लाई कर दें उन्हें। जो वफ़ के गज़ट नोटिफिकेशन है 1954 से लेके आज तक के, उन सब के बेसिस पे अप्लाई कर दें। जिन के पास कोर्ट के आदेश हैं वफ़ की प्रॉपर्टीज़ के, आज अप्लाई करने के लिए काम आएंगे। मेरी बात जब सुनेंगे तो मेरा रिज़ल्ट आएगा। अभी इनकी बात सुनते हैं लोग तो रिज़ल्ट आपके सामने ही है। कौन सा केस? किसी ने हाथ नहीं जोड़े थे जाके सबसे, हमसे भी, हमारे साथ भी किसी ने हाथ नहीं जोड़े आके कि हम आके CNRC का प्रोटेस्ट मेरे आगे थे, या हमने जो भी किया हमारे ऑफिस में, किसी से हाथ नहीं जोड़े किसी ने, समाज ने आके, हमने खुद ने कॉल ली। तो अब जो भी खतरे होंगे वो हम झेलेंगे। ये हमारा ज़ाती मसला है। चाहे समाज समर्थन करने आए या ना आए, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं। इसीलिए वॉशिंग मशीन के ज़रिए कोई ना आए। और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा एग्जांपल यासीन मलिक साहब हैं। आप जानते हो यासीन मलिक साहब को? 1990 के दशक से, और मैं ये बात बार बार कह रहा था कि, और कश्मीरी मित्रों से अपने में हमेशा कहता था कि ये व्यक्ति जो हैं ये RSS के टच में हैं। तो उन्हीं यासीन मलिक साहब के खिलाफ अब NIA ने ये लगाई है कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफिडेविट बना के ये बताया कि हम तो शुरू से RSS के टच में थे, हम तो शुरू से एजेंसीज़ के टच में थे। कौन के किसके टच में थे? RSS के टच में थे ना। आज जब अपनी गर्दन पे आ गई तब सच खोल रहे हैं। एक दिन ये सब लोग भी, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, जो जेलों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन के ज़रिए निकल के आओगे ना तो आपको फांसी की सज़ा आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेगी, जैसे यासीन मलिक साहब।